नमस्कार, आप देख रहे हैं स्वराज एक्सप्रेस और मैं हूं आपके साथ वर्षा। शहरी वोटर्स पर नजर। तो कांग्रेस ने शहरी वोटर्स को रिझाने की कोशिश शुरू कर दी है। दरअसल सामान्य सियासी अवधारणा है कि छत्तीसगढ़ में ग्रामीण वोटर्स तो कांग्रेस के साथ हैं, लेकिन शहरी वोटर्स बीजेपी के पक्ष में हैं। विधानसभा चुनाव में अब महज 6 महीने का वक्त बचा है और कांग्रेस ने अब इसका भी तोड़ निकालने की कवायद शुरू कर दी है। देखिए रिपोर्ट। प्रदेश कांग्रेस कार्यालय में कांग्रेस के सभी महापौर और सभापतियों की बड़ी बैठक प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा और मोहन मरकाम ने ली और सभी को टास्क दिया कि पार्षदों की टीम के साथ अब सभी महापौर और सभापति फील्ड में सक्रिय हो जाएं। साथ ही प्रदेश सरकार की शहरी वर्ग के लिए लाई गई योजनाओं को भी आखिरी व्यक्ति तक पहुंचाएं। यही नहीं, बैठक में महापौर और सभापतियों ने शहरी वर्ग को ध्यान में रखते हुए घोषणा पत्र में वादे करने और नई योजनाएं लाने का सुझाव भी दिया। प्रदेश प्रभारी कुमारी शैलजा ने कहा कि महापौरों और सभापतियों से शहरी क्षेत्रों को लेकर चर्चा हुई है। हमारी सरकार शहरी क्षेत्रों के लिए योजनाएं क्रियान्वित कर रही है। महापौर और सभापतियों से इस संबंध में फीडबैक मिला है। स्थानीय स्तर पर कुछ समस्याएं हैं जिसका निराकरण मंत्री करेंगे। ग्रामीण ही नहीं, शहरी क्षेत्रों में भी सरकार बेहतर काम कर रही है। आवन लगे बरात तो अवटन लगे कपास, और कांग्रेस विशुद्ध रूप से इसी रणनीति में चल रही है। 4.5 वर्षों तक तो इनको जनता की सुध आए नहीं। अब चुनाव की बेला में ये चाहती है कि शहरी मतदाताओं को लुभा लें। कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि उन्होंने जन घोषणा पत्र में संपत्ति कर आधा करने की बात की थी, उल्टा उन्होंने संपत्ति कर बढ़ा दिया। महिला स्व सहायता समूह की बहनों से इन्होंने कर्जा माफ करने की बात की थी, बल्कि कर्जा माफ करना तो दूर, उनके रोजगार छीन लिए हैं। इधर कांग्रेस की इस कवायद पर बीजेपी तंज कस रही है। बीजेपी मीडिया सह प्रभारी अनुराग अग्रवाल ने कहा कि कांग्रेस को 4.5 साल तक जनता की सुध नहीं आई। अब चुनाव की बेला में चाहती है कि शहरी मतदाताओं को लुभा ले। कांग्रेस को याद रखना चाहिए कि इन्होंने जन घोषणा पत्र में संपत्ति कर आधा करने की बात की थी, उल्टा उन्होंने संपत्ति में कर बढ़ा दिया। महिला स्व सहायता समूह की बहनों से कर्जा माफ करने की बात कही थी। कर्जा माफ करना तो दूर, उनके रोजगार छीन लिए गए। कांग्रेस कितना भी प्रयास कर ले, उनकी नैया पार नहीं लगेगी। ऐसा ऑनगोइंग प्रोसेस है जो हर बार किसी न किसी से हम बातचीत करके उनकी न केवल उनकी समस्याएं बल्कि सुझाव और आगे कार्य किस तरह से करना है, ये उसी का एक हिस्सा है। आज हमने जो हमारे माननीय महापौर हैं, सभापति हैं, उनसे बातचीत की। विधानसभा चुनाव को बहुत ज्यादा समय नहीं बचा है। ऐसे में दोबारा सरकार बनाने में कांग्रेस पूरी तैयारी कर रही है। शहरी क्षेत्रों में कमजोरी का पता कांग्रेस को चला है, इसलिए महापौरों और सभापतियों के जरिए वो शहरी मतदाताओं को साधने की कोशिश करेगी। हालांकि आगे ये देखने वाली बात होगी कि कांग्रेस अपनी इस रणनीति पर कितनी सफल होती है। रायपुर से स्वराज एक्सप्रेस के लिए हेमंत शर्मा की रिपोर्ट। तो ये रिपोर्ट आपने देखी कांग्रेस की शहरी वोटर्स पर नजर, और इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। हमारे साथ सुरेंद्र शर्मा जी कांग्रेस प्रवक्ता जुड़ गए हैं, लक्ष्मी वर्मा बीजेपी प्रवक्ता जुड़ गई हैं, साथ ही साथ वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे। इन तीनों मेहमानों से हम चर्चा करेंगे। आप तीनों ही मेहमानों का बहुत बहुत स्वागत है। शुरुआत वरिष्ठ पत्रकार अनिरुद्ध दुबे जी आपसे। क्या लगता है दुबे जी, क्योंकि आज बड़ी बैठक हुई है, प्रदेश प्रभारी ने साफ कहा है कि शहरी क्षेत्रों पर हमें फोकस करना है, जो भी योजनाएं सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं उन्हें लोगों तक पहुंचाना है। क्या वजह आप मानते हैं आज की इस बैठक पर? ये जो है छत्तीसगढ़ कांग्रेस प्रभारी शैलजा जी ने कहा, लेकिन मेरा जहां तक मैं समझ पाया हूं, 2018 का जो विधानसभा चुनाव था उसमें कुछ ऐसी स्थितियां पैदा हुई कि कांग्रेस तो उसमें जो है मजबूत ही नजर आई। आज छत्तीसगढ़ में राजनांदगांव को शहर को छोड़ दें तो रायपुर, बिलासपुर, दुर्ग, कोरबा, रायगढ़, जगदलपुर, अंबिकापुर, सारे बड़े शहरों में तो कांग्रेस के विधायक हैं। और देखिए, जहां तक कि मैं रायपुर जिस शहर में बैठा हूं, राजधानी रायपुर में, तो यह सही है, ये भारतीय जनता पार्टी का लंबे समय तक गढ़ रहा। 1985 में यहाँ पे कांग्रेस जीती थी, उसके बाद 1990, 93, 98, 2003 जो रायपुर की शहरी सीट थी लगातार बृजमोहन अग्रवाल जीते। और उसके 2008 में जब परिसीमन हुआ और जो है 4 रायपुर की 4 सीटें बनी, तो उसमें भी 3 में भारतीय जनता पार्टी जीती थी
और एक में रायपुर उत्तर में कुलदीप जुनेजा जीते थे कांग्रेस के। और जो 2013 का चुनाव जीता हुआ तो उसमें भी रायपुर की 4 सीटों में एक ही ग्रामीण में सत्यनारायण शर्मा जी कांग्रेस के जीत पाए थे, तब भी एक थी। लेकिन अभी हम 2018 की बात करें, क्योंकि रायपुर जो है अपने आप में बहुत महत्वपूर्ण होता है, राजधानी है और इसकी 4 सीटें, तो आज जो है शहरी क्षेत्र के हिसाब से बात करें तो 3 में कांग्रेस है और केवल एक में, मतलब रायपुर उत्तर, पश्चिम और ग्रामीण में कांग्रेस है और केवल एक रायपुर दक्षिण में भारतीय जनता पार्टी ही है, जहाँ के विधायक बृजमोहन अग्रवाल है। तो बात यह है वर्षा जी कि मजबूती को बनाए रखने का, जो 2018 में जो कांग्रेस की स्थिति रही उसको मजबूती को कायम रखने वाली बात है, वो एक बड़ी चुनौती है। ये देखना होगा कि इसको कांग्रेस जो है इस मजबूती को आगे भी बनाए रख पाती है या नहीं। बिल्कुल बिल्कुल। सुरेंद्र शर्मा जी, आपको क्या लगता है, क्योंकि आज बैठक हुई और सीधा फोकस है शहरी क्षेत्रों पर, जो योजनाएं चलाई जा रही हैं वो लोगों तक पहुंचाना है, क्या आपको भी लग रहा है कि आपकी पार्टी कहीं ना कहीं शहरी क्षेत्रों में जो है वो कमजोर है और इसीलिए इस तरह से ज्यादा फोकस शहरी क्षेत्रों में कांग्रेस कर रही है? नहीं, ऐसा कैसे कह सकते हैं आप। लगातार जितने भी निगम हैं, जितने नगर पालिका हैं, उसमें हमारा पूर्ण बहुमत है और वहां पर अधिकांश जगह विधायक भी हमारे हैं। कांग्रेस कहीं कमजोर नहीं है, मगर चूंकि अब 6 महीना चुनाव का बचा है और हमको चुनाव की तैयारी करनी, चाहे शहरी क्षेत्र हो चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो। तो ग्रामीण क्षेत्र में माननीय मुख्यमंत्री जी लगातार भेंट मुलाकात कर रहे हैं और कांग्रेस के चुनाव अभियान की शुरुआत हो चुकी है। और शहरी क्षेत्रों के महापौरों को बुला करके आज हमारे छत्तीसगढ़ प्रदेश की प्रभारी कुमारी शैलजा जी ने उनसे 1-to-1 बात की है, उनकी समस्याओं के संबंध में पूछा है और पार्टी के कार्यक्रम को गति देने के लिए एक सामान्य प्रक्रिया है। क्योंकि हमारे यहाँ 6 महीने के अंदर चुनाव होना है और ऐसी परिस्थिति में हमको चुनाव की तैयारी करनी है, तो तमाम कार्यकर्ताओं से बात करके उनसे फीडबैक लेकर के किस तरह से हमको आगे बढ़ना है। चुनाव तो चुनाव होता है, वहां मजबूत और कमजोर का प्रश्न नहीं है। छत्तीसगढ़ में कांग्रेस पूरी तरह मजबूत है और चाहे ग्रामीण क्षेत्र हो चाहे शहरी क्षेत्र हो, और हर जगह हमने चुनाव जीता हुआ है। तो इसलिए उसको बरकरार रखने के लिए और चुनाव अभियान की शुरुआत करने के लिए आज की बैठक हुई है। कहीं कमजोरी की बात नहीं है। बीजेपी प्रवक्ता लक्ष्मी वर्मा जी भी हमारे साथ जुड़ गए हैं। लक्ष्मी जी, स्वागत है आपका। आज बैठक ली है कांग्रेस ने और शहरी क्षेत्रों पर उनका पूरा फोकस है और कहा जाता है कि ग्रामीण क्षेत्रों में तो कांग्रेस मजबूत स्थिति में है, लेकिन शहरी क्षेत्रों में कहीं ना कहीं कांग्रेस थोड़ी मजबूत स्थिति में नहीं है, कमजोर वहां पर नजर आ रही है। क्या लगता है, और कांग्रेस ने इस बैठक के माध्यम से पूरी रणनीति तैयार कर ली है कि शहरी क्षेत्रों में आपको जो है आने नहीं दिया जाने हैं और पूरा बहुमत यहां पर कांग्रेस लेकर जाएगी? निश्चित रूप से राजनीतिक पार्टियां जो है वो एक्सरसाइज करती है और बैठक लेती है और लगातार समीक्षा भी करती है। बहुत अच्छी बात है, शैलजा जी यहाँ आई हैं, कांग्रेस की प्रभारी हैं, बैठक ले रही हैं। लेकिन मेरा प्रश्न है कि पिछले चुनाव में कांग्रेस ने जन घोषणा पत्र तैयार किया और उसमें जो वादे किए, उन वादों की जमीनी हकीकत देखे तो उसमें कोई सत्यता नहीं है। छत्तीसगढ़ में जितनी स्कीम जो कांग्रेस सरकार ने लाई है और उसकी समीक्षा करना चाहिए, और यहाँ स्कीम नहीं स्कैम हो रहा है, उसको भी सुधारने के लिए बिल्कुल शैलजा जी को तत्परता दिखाना चाहिए। वो यहाँ पे संगठनात्मक स्तर पे जो बैठक ले रही है, ये उनके एक निजी कांग्रेस का अधिकार है और काम है, लेकिन एक जन नेता होने के नाते मैं उनसे चाहूंगी कि छत्तीसगढ़ जो प्रदेश है वो शांत प्रदेश था और जिस ढंग से कांग्रेस की सरकार आने के बाद ये प्रदेश की स्थिति लगातार खराब होती जा रही है। यहाँ पे आज देख लीजिए आप, शराब को, यहाँ पे अवैध शराब के भ्रष्टाचार के मामले में 2000 करोड़ के आरोप ईडी ने कांग्रेस के ऊपर लगाए हैं। उसी तरह से मैं आपसे बात करूं कि छत्तीसगढ़ की राजधानी रायपुर के मेयर ये कहते हैं कि यहाँ होर्डिंग घोटाला 27 करोड़ का हुआ है और वो उनकी जानकारी में नहीं है। तो कहीं न कहीं इस बातों को देखें तो क्या शासन की जो प्रशासन पे एक लगाम होनी चाहिए वो नहीं है? क्या बिना सरकार के संरक्षण के इस तरह के अवैध घोटाले हो सकते हैं? आज प्रदेश में चारों तरफ आप घोटाले ही घोटाले नजर आ रहे हैं, चाहे रेत घोटाले की बात करें,
कोल माफिया की बात करें, कैंपा घोटाले की बात करें, आज नगर निगम में भी बड़ा घोटाला जो सामने आया है, तो इसी तरह अगर जांच करें तो निश्चित रूप से सुरेंद्र शर्मा जी बड़े भैया हैं और बहुत ही सुलझे हुए नेता हैं। तो मैं उनसे, चूंकि वो कांग्रेस पार्टी से जुड़े हैं, तो अपनी पार्टी की बात यहाँ बुराई के रूप में नहीं रख सकते। लेकिन मैं जानती हूं कि वो भी चाहेंगे कि एक मेयर के बिना संरक्षण के जो इतना बड़ा कारोबार यहाँ पे फला फूला अवैध होल्डिंग का, वो कैसे संभव है। जब राष्ट्रीय अधिवेशन यहाँ कांग्रेस का हुआ, थोड़ा सा एक बात और रख दूं, उन सारे होल्डिंग्स में बड़े बड़े विज्ञापन लगे, तो क्या उस टाइम में मेयर की जो नजरें हैं वहां नहीं गई? और आज 3 साल बाद 2019 का टेंडर बताया जा रहा है और 3 साल बाद उनको याद आ रहा है, तो कहीं ना कहीं ये जो शराब घोटाले के जो बात है उससे ध्यान भटकाने के लिए एक ऐसा चरित्र जो है इनका वर्मा जी, लेकिन यहाँ पर कांग्रेस तो यही तंज कस रही है कि 15 साल तक बीजेपी ने शहरी क्षेत्रों में जो है फोकस नहीं किया और लगातार पिछड़ी है और जो भी राशि है वो 15 साल में जितनी स्पीड से जारी नहीं हुई जितनी इन 4 सालों में हुई है। जमीनी हकीकत ये है कि 2003 में जब भारतीय जनता पार्टी सत्ता में आई तो छत्तीसगढ़ की स्थिति जो थी वो किसी से छुपी नहीं थी। जी, छत्तीसगढ़ जो है इसको पृथक छत्तीसगढ़ बनाने का श्रेय भी भारतीय जनता पार्टी के अटल बिहारी वाजपेयी जी, सम्माननीय प्रधानमंत्री जी को जाता है। इस छत्तीसगढ़ की भूमिका और छत्तीसगढ़ का विकास पूरी तरह से भारतीय जनता पार्टी ने किया है और छत्तीसगढ़ का विकास भी किया है। 15 साल कम नहीं है, यहाँ की जनता ने 15 साल हमारे ऊपर विश्वास किया और हमने जनता के विश्वास के अनुरूप छत्तीसगढ़ में विकास किया। ठीक है, चलिए सुरेंद्र जी, आप कुछ कहना चाह रहे थे? मैं ये कह रहा था कि हमारी बहन को मैं जवाब देना चाहता हूं कि छत्तीसगढ़ घोटालों का प्रदेश है, इस बात को तो छत्तीसगढ़ की जनता ने 2018 में ही प्रमाणित कर दिया था, जब नान घोटाले के संबंध में 36,000 करोड़ का घोटाला हुआ। उसके संबंध में क्या हुआ वो, और कई किस्म के तत्कालीन मुख्यमंत्री को स्वयं कहना पड़ा था, भाई कमीशन खोरी बंद करो अगर सरकार फिर से लाना है। 14 सीट में जिस भारतीय जनता पार्टी को समेट दिया गया, ये ईडी का हल्ला जो भारतीय जनता पार्टी मचा रही है, उसके संबंध में आपको बताऊं मैं कि पूरे हिंदुस्तान में ईडी का कन्विक्शन रेट कितना है? 6%। अगर ये 100 प्रकरण दर्ज करते हैं तो मुश्किल से 6% लोगों को इसमें सजा मिलती है। और मजे की बात यह है कि वो ईडी कार्रवाई भी वहां करती है जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार नहीं है। जहां भारतीय जनता पार्टी की सरकार है वहां पर एकदम बिल्कुल हरिश्चंद्र का राज्य चल रहा है, वहां किसी किस्म का कोई भ्रष्टाचार नहीं है, वहां कोई कदाचार नहीं है। चिट फंड के मामले में माननीय मुख्यमंत्री जी ने मांग किया तो ईडी क्यों जांच नहीं करती? नान घोटाले के संबंध में मांग किया तो ईडी जांच क्यों नहीं करती? नहीं, उसके संबंध में जांच नहीं करेंगे। मगर छत्तीसगढ़ की वर्तमान सरकार जिसने किसानों का काम किया है, गरीबों का काम किया है, और मैं आपको बताऊं, हम नगर निगम में रायपुर में 3 सीट जीते, जगदलपुर जीते, दुर्ग जीते, बिलासपुर जीते, कोरबा जीते, जितने भी नगर निगम हैं सब में हमारा बहुमत है, सब में हमारी पकड़ मजबूत है। उसके बाद महापौर का चुनाव हुआ, सारे महापौर के चुनाव हमने जीते। तो भारतीय जनता पार्टी के सामने समस्या ये है कि पिछले 4.5 सालों में जितने भी चुनाव हुए हैं उसमें भारतीय जनता पार्टी पराजित हुई है और अब छत्तीसगढ़ को हिंदू मुस्लिम के नाम से, धर्मांतरण के नाम से, धर्म के नाम से एक विवादास्पद स्थिति पैदा करने का जो भारतीय जनता पार्टी का पुराना रवैया है, उसी ढर्रे पे आकर के भारतीय जनता पार्टी मुकाबला करना चाहती है। मगर छत्तीसगढ़ की जनता बेहद समझदार है, आने वाले चुनाव में भी इनकी दाल गलेगी नहीं, इतना निश्चित मैं कह सकता हूं। ठीक है, बिल्कुल। लक्ष्मी जी, क्योंकि आपने कहा कि घोटालों का ये प्रदेश है और ऐसे में आप देखिए कि 2018 में जो है आपको बहुमत नहीं मिला, कांग्रेस यहाँ पर आ गई, लेकिन क्या आपको लगता है क्योंकि केंद्र सरकार पर भी ईडी की कार्रवाई को लेकर लगातार तंज कसा जा रहा है, आपको क्या लगता है सभी नगर निगमों में तो कांग्रेस है और जो भी उपचुनाव हुए वहां पर भी कांग्रेस जीती है, तो आपका जनाधार कहाँ है? देखिए सुरेंद्र शर्मा जी को मैं बताना चाहूंगी कि कांग्रेस जो है वो नगरीय क्षेत्रों में डायरेक्ट चुनाव कराने से डर गई थी और इन्होंने जो चुनाव है वो अप्रत्यक्ष प्रणाली से चुनाव कराया, उसके बाद मेयर के इन्होंने चुनाव बाद में कराया। तो इनको अगर अपने ऊपर इतना विश्वास था तो प्रत्यक्ष मेयर का चुनाव कराना चाहिए था।
दूसरी बात, निश्चित रूप से हम स्वीकार करते हैं कि 2018 के चुनाव में कहीं न कहीं एंटी इनकम्बेंसी और कांग्रेस का जो ठग पत्र था, जिसको इन्होंने जन घोषणा पत्र का नाम दिया, और पवित्र गंगा जल को लेके हाथ में जो आम जनता छत्तीसगढ़ की जो खासकर बहनों को शराबबंदी के नाम से ठगा, और ये सारी चीजों को लेके बहनों ने और जनता ने इन पे विश्वास जताया, लेकिन उस विश्वास के अनुरूप काम छत्तीसगढ़ में नहीं हुआ है। बहनों के साथ में इन्होंने लगातार अन्याय किया है। यहाँ अनाचार अत्याचार की घटनाएं तो घट ही रही है, साथ में जो हमारी महिला बहनें हैं जो रेडी टू इट के माध्यम से छत्तीसगढ़ में अपना रोजगार कर रही थी, ऐसे 22,000 महिला जो बहनें हैं उनको इन्होंने बेरोजगार किया। और जो विकास की बात कर रहे हैं, आज मैं पूछना चाहूंगी सुरेंद्र शर्मा जी से कि शहरी क्षेत्रों में इन्होंने शहरी विकास के लिए कितना बजट दिया है? क्या ये डेवलपमेंट जो रायपुर के साथ साथ सभी नगर निगम में आज 5 साल में 4.5 साल हो गए हैं और इनमें कहीं रोड नल नाली नहीं दिखता है? जो प्रधानमंत्री के माध्यम से केंद्र पोषित योजनाएं हैं, उनका ही बजट जो है उसको उपयोग करके छत्तीसगढ़ में हो रहे हैं। तो ये एक झूठा वादा और छलावा जो है वो आज छत्तीसगढ़ की जनता जो देख रही है, निश्चित रूप से आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता, भैया आप कह रहे हैं, निश्चित रूप से जागरूक हो गई है। और वो जो आज छत्तीसगढ़ की दुर्दशा है, छत्तीसगढ़ की स्थिति जो है उसको देख रही है, और आने वाले समय में छत्तीसगढ़ की जनता जो है वो कांग्रेस को अपना रास्ता दिखाएगी। ठीक है दुबे जी, आपको क्या लगता है वोट की ये लड़ाई और ऐसे में बैठकें हो रही हैं, बीजेपी भी बैठकें कर रही है, कांग्रेस भी बैठकें कर रही है, और दोनों ही दल ये दावा कर रहे हैं कि चाहे वो ग्रामीण क्षेत्र हो या शहरी क्षेत्र, दोनों जगह हम मजबूत स्थिति में हैं। एक तरफ कांग्रेस कहते हैं कि सभी नगर निगम हमारे पक्ष में और वहां पर हमने जीत हासिल की है, लेकिन बीजेपी ये कहती है कि यहाँ पर कांग्रेस डरी है इसलिए अप्रत्यक्ष रूप से चुनाव कराए हैं। आखिर मजबूती का अंदाजा कैसे लगाया जाए? देखिए, मजबूती का अंदाजा जो है एंटी इनकम्बेंसी जो 2018 तक के, निश्चित रूप से उसके पहले तक, और थोड़ा और पहले बात जाए, भारतीय जनता पार्टी पहले भी कहते रहा कि 3 बार जो है सरकार रही यहाँ पे भाजपा की, तो पहला उनका जो 2 कार्यकाल था वो संतोषजनक था। सारी चीजें बहुत सिस्टमेटिक चल रही थी, सही भी चल रही थी, बहुत योजनाएं थी, सरकार गरीबों तक पहुंच रही थी। लेकिन जो तीसरा कार्यकाल आया तो तीसरे कार्यकाल में स्थितियां जो है बिगड़नी शुरू हुई, और इस कदर एंटी इनकम्बेंसी चली कि जो मतलब 90 विधानसभा सीटों में 2018 का जो चुनाव हुआ तो उसमें केवल भारतीय जनता पार्टी 90 में से 15 में ही आ पाई। और हर समय यह भी सच है कि स्थिति एक जैसी नहीं रहती। अभी दोनों तरफ बैठकों का दौर चल रहा है, जैसा कि आपने कहा, तो भारतीय जनता पार्टी की जो गलतियां हुई उसको दोहराना नहीं चाहती। जी दुबे जी, आपकी आवाज नहीं पहुंच रही है। मेरी आवाज आ रही है आपको? जी अभी पहुंच रही। जी हाँ, जहां तक कि बस्तर की बात है तो आदिवासी बहुल क्षेत्र है और भारतीय जनता पार्टी वहां पे अपने पैर मजबूत करने पे लगी हुई है, और सरगुजा क्षेत्र भी आदिवासी बहुल है, वहां पे भी लगी है। संकेत यही वो मिल रहे हैं कि अभी आने वाले दिनों में, इसी मई महीने में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी का यहाँ पे छत्तीसगढ़ दौरा हो सकता है। एक भिलाई में कार्यक्रम हो सकता है, एक नैला जांजगीर में। अभी कर्नाटक का जो है चुनाव हो चुका है, और 13 तारीख को जब रिजल्ट आ जाएगा तो फिर यहाँ पे छत्तीसगढ़ की स्थिति और साफ होते नजर आएगी। और जो बैठकों का दौर जो आपने कहा, उसके बाद जो मतलब ये कि बंद कमरे से लेकर सड़क तक जो राजनीतिक सरगर्मी जो है दोनों तरफ से तेज नजर आएगी। बिल्कुल, निश्चित तौर पर दुबे जी, यहाँ पर साफ है कि जो कर्नाटक के नतीजे आएंगे उसके बाद दोनों ही पार्टियां छत्तीसगढ़ में भी जो है अलर्ट हो जाएंगी। निश्चित रूप से देखिए, कर्नाटक के बाद जो है सीधे सीधे छत्तीसगढ़, मध्य प्रदेश और राजस्थान का विधानसभा चुनाव होना है, संभावित है दिसंबर महीने में। और अभी जो सारे जो है राष्ट्रीय स्तर के नेताओं,
चाहे वो भारतीय जनता पार्टी की हो चाहे कांग्रेस की, उनकी व्यस्तता तो वही रही, कर्नाटक। और उसके बाद फिर उनकी व्यस्तता यही प्रमुख 3 स्टेट में होना है। और छत्तीसगढ़ सबसे ज्यादा बड़ी अगर कि भारतीय जनता पार्टी के लिए चुनौती है तो वो छत्तीसगढ़ है। भारतीय मध्य प्रदेश में है, राजस्थान में है, लेकिन वहां कम है तुलनात्मक रूप से। तो छत्तीसगढ़ को कैसा साधा जाए, इस पे लगातार भारतीय जनता पार्टी में चिंतन मनन चल रहा है। और ओम माथुर जी जो है बहुत अनुभवी नेता है, भारतीय जनता पार्टी के दिग्गज नेता है। उनको छत्तीसगढ़ का प्रभारी बनाने के पीछे मकसद यही था कि कम से कम छत्तीसगढ़ में जो भाजपा ने अपनी खोई हुई जमीन है, जो उसकी जमीन खो चुकी है, वो वापस मिले। और उसका उपक्रम जो है भारतीय जनता पार्टी में लगातार चल रहा है। ठीक है सुरेंद्र जी, बीजेपी यहां पर यह कह रही है कि जो एक महापौर है, नाम नहीं लिया है, लेकिन स्मार्ट सिटी का पैसा वहां पर लूटा जा रहा है। कितना पैसा आज तक शहरी क्षेत्रों में मिला, उसके लिए श्वेत पत्र जारी करे ताकि पता चले। नगर निगम के पास जो है वो पैसा नहीं है अपने कर्मचारियों को देने के लिए। अगर ये स्थिति है तो आखिर कैसे 2023 में चुनाव होने अंत में उसमें आप जीत पाएंगे? मजे की बात यह है कि अभी कुछ दिन पहले अप्रैल के महीने में ही 1000 करोड़ रुपए का बजट नगरीय निकायों के लिए सरकार ने जारी किया है। और ये सबको मालूम है ये बात। तमाम जो मोबाइल हमारी यूनिट है, स्लम एरिया में जो मेडिकल यूनिट चल रही है, उसकी जो वाहवाही चल रही है, भारतीय जनता पार्टी को दिखाई नहीं देती। सड़कों का काम, नालियों का काम, पेयजल की सुविधा बढ़ाने का काम, उसमें कोई बहुत ज्यादा असंतोष की स्थिति पैदा हुई है, ऐसा कहीं देखने को नहीं मिलता। तो ये जो शहरी क्षेत्रों में 5 डिसमिल से कम जमीन की रजिस्ट्री का जो मामला था, उस जमीन की रजिस्ट्री का जो कॉलोनी है, उनके नियमितीकरण का काम, लोगों को सुलभता से उनके दस्तावेज उपलब्ध कराने का काम लगातार सरकार काम कर रही है। और लगातार सरकार काम कर रही है, इसीलिए छत्तीसगढ़ की जनता बार बार आशीर्वाद दे रही है। मैं आपको ये कहना चाहता हूं कि दरअसल में छत्तीसगढ़ की सरकार ने पिछले 4.5 सालों में जो काम किया है, सबसे पहली बात तो ये समझ लीजिए, किसानों को, मजदूरों को, गरीबों को लगभग 1.5 लाख करोड़ रुपया देने का काम सरकार ने किया है। अभी कल रिजल्ट निकला है बोर्ड का, स्वामी आत्मानंद स्कूल के तमाम बच्चे मेरिट लिस्ट में आए हैं। जो मेरिट लिस्ट है उसमें अधिकांश बच्चों की जो नाम है स्वामी आत्मानंद स्कूल के हैं। तो छत्तीसगढ़ सरकार ने एक्चुअली काम किया है, और जो काम किया है उसके आधार पर एक बार नहीं, 2018 में जनता ने चुनाया, उसके बाद ग्राम पंचायत के चुनाव में जिताया, उसके बाद निकाय के चुनाव में जिताया, उसके बाद जितने उपचुनाव थे उन सारे उपचुनाव में छत्तीसगढ़ की जनता ने हमको आशीर्वाद दिया है। तो ये दरअसल में बिना काम के ये सब नहीं हो सकता, और इसीलिए भारतीय जनता पार्टी परेशान है। तो उनके पास 3 साधन है, तीनों साधन को इस्तेमाल कर रहे हैं। एक ईडी है, उसका इस्तेमाल हो रहा है, एक धर्मांतरण है, उसका इस्तेमाल हो रहा है, और हिंदू मुस्लिम का विषय है, वो एक उनका प्री विषय है। इन तीनों चारों चीजों पे भारतीय जनता पार्टी काम कर रही है, मगर छत्तीसगढ़ की जनता हमेशा से मिलजुल के रहती आई है, और आपस में द्वेष पैदा करने की जो कोशिश है वो सफल नहीं होगी यहाँ। ठीक है वर्मा जी, लास्ट कमेंट आपका। सुरेंद्र जी ने जो कहा, कितना इत्तेफाक रखते हैं आप? देखिए, सुरेंद्र जी जो आरोप लगा रहे हैं वो निराधार है, क्योंकि भारतीय जनता पार्टी स्पष्ट रूप से जो राम जन्मभूमि का एजेंडा लेके चली थी, और भारत जो कहना चाहिए हिंदू राष्ट्र है और हिंदू एक संस्कृति संस्कार है, उसको पुनर्स्थापित करने के लिए प्रतिबद्ध है, और उसको लेके हम काम कर रहे हैं। इनके जैसे हम झूठा एक कहना चाहिए राम जो उनके ननिहाल है करके एक वोट की राजनीति करने का काम जो कांग्रेस कर रही है, ऐसा भारतीय जनता पार्टी ने वोट के लिए नहीं किया। चाहे हमें जनता ने वोट दिया नहीं दिया, हमने अपनी जो एक प्रतिबद्धता रखी है देश के प्रति, अपने राज्य के प्रति, उसमें काम किया है और करती रहेगी। भारतीय जनता पार्टी जो है वो जनता के जो इशू हैं, कोई यहाँ पे जिस प्रकार से धर्मांतरण को लेके, चाहे नारायणपुर की घटना हो, बीरनपुर की घटना हो, चाहे सरगुजा की घटना हो, क्या ये झूठा है? मैं सुरेंद्र जी से पूछना चाहूंगी, क्या झूठा है? यहाँ के जो भोले भाले आदिवासी हैं, कहीं न कहीं जो सरकार के संरक्षण में धर्मांतरण का काम हो रहा है, इनको रोकना ये हमारी जिम्मेदारी नहीं है?
कि उनके, तो ये जो आरोप है छत्तीसगढ़ में, जो छत्तीसगढ़ की जो जनता है वो देख रही है, और इसका जो आकलन तो उसी समय में कर दिया था। तुरंत आपने बहुत सारी चीजों को गिनाया कि हमने विधानसभा जीता और उसके जस्ट बाद लोकसभा हुआ, तो जस्ट विपरीत रिजल्ट आया, इसको तो आपने नहीं बताया। ठीक है, समय की कमी है। सुरेंद्र जी कुछ कहना चाह रहे थे। सुरेंद्र जी, समय की कमी है, 30 सेकंड में आपका जो भी आपको कहना था वो कीजिए, कहिए। हमारी बहन ने, लक्ष्मी बहन ने एक बात कही कि कौशल्या माता का झूठ फैला रहे हैं। तो क्या भारतीय जनता पार्टी ये मानती है कि ये राम का ननिहाल नहीं है? क्या राम हमारे भांचा नहीं है? क्या छत्तीसगढ़ की जनता श्री राम के अपने भांचा लोगों को प्रणाम नहीं करते? आपके पास समय कम है। हिंदू धर्म के संबंध में भी किसी दिन मैं चर्चा करना चाहूंगा। हमको हिंदू होने पर गर्व है, और हिंदू धर्म में आप देखेंगे तो जिस समय कथा पूजा समाप्त होता है तो क्या नारे लगते हैं? धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, प्राणियों में सद्भावना हो। जी, इस विषय पर हम कभी और बात करेंगे। फिलहाल बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। लक्ष्मी जी आपका भी बहुत शुक्रिया, और अनिरुद्ध जी आपका भी बहुत शुक्रिया समय देने के लिए। तो शहरी वोटर्स पर कांग्रेस की नजर है, और कांग्रेस ये चाहती है कि जो भी योजना सरकार के द्वारा चलाई जा रही हैं वो जनता तक पहुंचे। अब देखना होगा कि 2023 में क्या कांग्रेस की एक बार फिर से नैया पार होगी, या फिर यहां पर बीजेपी को बहुमत मिलेगा। ये देखने वाली बात होगी। फिलहाल इस चर्चा में आज के लिए इतना ही। नमस्कार।